जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी में। आज फिर से हम देखने वाले हैं GK GS के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि मैं आपको आपके लिए डेली लेके आता हूं इस वीडियो में AK अकेडमी क्लास में। और फ्रेंड्स, आप ऐसा इस AK अकेडमी क्लास को चैनल नहीं क्लास मान के चलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे। चैनल अपने दिमाग में रखना ही नहीं है, आपको क्लास दिमाग में रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे डेली सवाल पूछा जाता है, वो आज भी पूछा जाएगा। और कल के जवाब जिन लोगों ने भेजे हैं, क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में भी डिस्कशन हम इस वीडियो में लास्ट में करेंगे। और एक बार फ्रेंड्स, ज़रूर आप सभी लोग कमेंट करके जय हिंद ज़रूर कहें। और इस वाणी के साथ चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज की क्लास में कौन कौन से नए सवाल हैं जो कि आज आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मेनिंजाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, या फिर ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र, या ऑप्शन नंबर सी त्वचा, या फिर ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण शरीर। तो फ्रेंड्स, मेनिंजाइटिस ये बीमारी जो है मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है। इस वजह से यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। और मेनिंजाइटिस रोग और तंत्रिका तंत्र ये हमारे शरीर की सबसे कोशिका है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मानचित्र में पर्वत और पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है या इंडिकेट किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पीला, या फिर ऑप्शन नंबर बी गुलाबी, या फिर ऑप्शन नंबर सी भूरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भूरा, यानी कि ब्राउन। मानचित्र में जो पहाड़ और पर्वत को दिखाया जाता है वो भूरे रंग से दिखाया जाता है, और इसका अध्ययन हम फिजिकल मैप में करते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सांप के काटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, या फिर ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, या फिर ऑप्शन नंबर सी किडनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। सांप के काटने से हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग जो है वो मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन है। और ब्रेन का वजन फ्रेंड्स 1350 से 1400 ग्राम होता है, ये एवरेज है 1350 या 1400 ग्राम। इस दोनों डेटा को आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्टोग्राफी, या फिर ऑप्शन नंबर बी मेमोग्राफी, या फिर ऑप्शन नंबर सी मानचित्र ग्राफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी मानचित्र कला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्टोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र कला के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहलाता है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल, जिसमें फिजिकल में हम पर्वत और पहाड़ को पढ़ते हैं, और पॉलिटिकल में किसी भी राज्य के क्षेत्र विस्तार या राज्य के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, या फिर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, या फिर ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। और संसद के 3 अंग होते हैं, 3 मुख्य अंग होते हैं, वो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, जिसमें कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, संविधान में संशोधन हेतु विवरण कौन से अनुच्छेद में है या कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 55, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368, या फिर ऑप्शन नंबर डी 322। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आपने देख ही लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में की गई थी। और ये ऑप्शन नंबर ए जो दिल्ली है, ये उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, और 14 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, वर्षा का पानी गोल क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण, या फिर ऑप्शन नंबर बी पृष्ठनाभ, या फिर ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्रीय बल, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्रीय बल। तो फ्रेंड्स, वर्षा का पानी जो होता है ये पृष्ठनाभ के कारण गोल होता है, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पे चल पाते हैं और अस्थिर रहते हैं,
इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बाबर अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं और इब्राहिम लोदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी और शाहजहां, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो हुआ था युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध। और फ्रेंड्स आपको बतलाना है द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ, ये कमेंट करके आपको बतलाना है। और पानीपत जो स्थल है वो हरियाणा में वर्तमान में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापित पहला राजवंश कौन था? ऑप्शन नंबर ए तुगलक वंश, या फिर ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश, या ऑप्शन नंबर सी खिलजी वंश, या फिर ऑप्शन नंबर डी सैयद वंश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापित पहला राजवंश था और इसकी नींव यानी कि इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहुत सारे राजवंश हुए, जैसे कि आप कह सकते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये सभी शासन किए और मतलब इन सभी राजवंशों का मतलब कार्यकाल रहा दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला सवाल, कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, या फिर ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा कुव्वत उल इस्लाम, ये ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना की थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह, या फिर ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और 712 ईस्वी में इसने मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और इसका मुख्य काम था भारत में अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सुजाता, या फिर ऑप्शन नंबर बी गौतमी, या फिर ऑप्शन नंबर सी आरती, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनन्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतमी। और गौतमी जो है ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी और ये गौतमी बौद्ध, ये जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी थी गौतमी। और इनके यानी गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे जिसका नाम था राहुल, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखते हैं अगला सवाल, हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी लंदन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने ये आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी, इसको ध्यान में रखेंगे आप। देखते हैं, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। और लंदन, यहाँ पे लंदन जो है, लंदन में गांधी जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूरोलॉजी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ऑस्टियोलॉजी, ये जो हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं वो अपने नाम के आगे लगाते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट, और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है जो ब्रेन से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं वो अपने आगे न्यूरोसर्जन लगाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अधिक मात्रा में निम्न में से किस में प्रोटीन पाया जाता है? आपको बतलाना है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दूध में, या फिर ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन में, या फिर ऑप्शन नंबर सी दाल में, या ऑप्शन नंबर डी पालक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन में। अधिक मात्रा में प्रोटीन जब भी पूछे तो आप कहेंगे सोयाबीन में। वैसे प्रोटीन तो हमें दूध से भी मिलता है, दाल से भी मिलता है, और पालक से प्रोटीन नहीं मिलता है। पालक से हमें आयरन की मात्रा, अगर हमें हमारे शरीर में आयरन की मात्रा यानी लोहा की कमी हो गई तो हमें पालक खाना चाहिए। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए रामदास, या फिर ऑप्शन नंबर बी अर्जुन देव, या फिर ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु हुए। इन्हीं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। और गुरु नानक ऑप्शन नंबर डी में जो है ये सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, गुरु नानक। और ऑप्शन नंबर ए रामदास, रामदास ने अमृतसर नगर को बसाया था, इसको ध्यान में रखेंगे।
अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, दांत एवं हड्डियों में क्या उपस्थित होता है, यानी कि कॉमन आपको बतलाना है, दांत एवं हड्डी में जो होता है उपस्थित, ये दोनों में कॉमन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट। दांत और हड्डियों में जो कॉमन होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और ये दांत में भी पाया जाता है और मनुष्य के हड्डी में भी पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी संगमरमर या फिर चूना पत्थर या फिर अंडे का ऊपरी परत, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किसी तारे की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी पारसेक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष। किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष मीटर का उपयोग किया जाता है, और किलोमीटर तो दूरी मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर दूरी मापी जाती है। और चलिए देखते हैं, आपको बतलाना है पारसेक से क्या मापा जाता है, इसका ज़रूर आप कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बेरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोमलेशिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी अरक्तता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन डी की कमी से रोग बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स, जबकि बड़ों में विटामिन डी की ही कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, यानी कि हड्डियों का कमज़ोर पड़ जाना। और चलिए देखते हैं अगला सवाल, रेपो रेट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बैंक द्वारा लिया जाने वाला कर, या फिर ऑप्शन नंबर बी बैंकों को दिया जाने वाला टैक्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी निम्न स्तर के बैंकों को दिया जाने वाले पैसे पर टैक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेपो रेट जो होता है ये आरबीआई जारी करती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो बैंक है, अपना बैंक, वो है आरबीआई, और यही पैसे छापती है और मार्केट में उपलब्ध करवाती है, या फिर किसी बैंक को देती है। और जो छोटे बैंक को देती है, उस पर जो ये टैक्स लेती है वही रेपो रेट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, कल के सवालों के जवाब किन किन लोगों ने दिए हैं और क्या जवाब है सही। और आज का जो सवाल है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में बतलाऊंगा, जिसको कि आपको कमेंट करके आंसर देना है। चलिए देखते हैं कि किन किन लोगों ने सवाल के जवाब सही दिए हैं। तो फ्रेंड्स कल का जो पहला सवाल था वो ये था कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं। इस सवाल के जवाब जो सबसे पहले देने वाले हैं वो है धीरू कुमार। आपने जो जवाब दिया है वो है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं, जो कि आपका सही आंसर है। 20 दूध के दांत होते हैं, और जो 32 आते हैं वो दूध के दांत जब टूट जाते हैं तो 32 दांत आते हैं, तो कुल मिलाकर के 52 दांत होते हैं। इसका जवाब आपने सही दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए देखते हैं आगे। शिवानी कुमारी, आपने जो जवाब दिया है वो है पूरे जीवन काल में 55 दांत आते हैं। सॉरी, ये गलत आंसर है। दूध के दांत 20 होते हैं, ये आपने सही दिया है, और पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। 55 नहीं, 52। 32 और 20 कितना होता है, आप इसको ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना होता है। और दूसरा सवाल था WBC का काम क्या होता है। तो आपने कहा है संक्रमण रोगों से रक्षा करना, शिवानी कुमारी, जो कि आपका सही आंसर है, और इसमें कहीं कोई से गलती नहीं है कहीं से। और धीरू कुमार, आपने कहा फिर 20 दूध के दांत होते हैं, तो एक ही सवाल के जवाब आप 2 बार दिए हैं। चलिए देखते हैं आगे हैं, फॉर्मिक अम्ल क्या क्या चीज़ में पाया जाता है। उत्तर चींटी, हाँ सही है। आपने जो सवाल का जवाब दिया है, चींटी, शहद के मक्खी और बिच्छू, ये तीनों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स ये सही आंसर दिया है धीरू कुमार ने, जो मैंने वीडियो के बीच में सवाल पूछा था। और शिवानी कुमारी, आपने कहा है WBC वाइट ब्लड सेल, सही है आपका भी। ये फुल फॉर्म भी पूछा था WBC का, जो कि आपने शिवानी कुमारी आपने सही जवाब दिया है। और WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल होता है। और देखते हैं आगे, रीता सिंह, आपने जो जवाब दिया है वो कहा है कि पूरे जीवन में 55 दांत आते हैं। सॉरी, ये गलत आंसर है आपका, 55 नहीं, यहाँ पे 52 होगा, यानी कि 52। और देखते हैं कि आगे रिप्लाई किन्ने किया है, किन लोगों ने। फ्रेंड्स ये धीरू कुमार, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी गलत आंसर देते हैं या कुछ उनका आंसर गलत है, तो आप या फिर आप लोगों में से कोई भी गलत या सही आप लोग डिसाइड नहीं करोगे। मैं वीडियो में डेली बतलाता हूँ आंसर कौन गलत है कौन सही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
आप लोगों को आपस में ये नहीं करना है कि हाँ ये गलत है वो सही है। मैं आपको डेली वीडियो में बतला ही देता हूँ, तो आप लोग क्यों डिस्कशन करोगे फालतू का कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। इसलिए आप लोग आपस में कमेंट नहीं करेंगे। और देखते हैं कि आगे आगे आप रीता सिंह आपने कहा है कि दूध के दांत 20 होते हैं, ये तो सही है, ये तो ठीक है। लेकिन बाकी जो दूध के दांत जब टूट जाते हैं 16 वर्ष की उम्र के बाद, तो वो 32 दांत और आते हैं, तो 32 और 20 52 ही हुआ ना। आगे से आप रीता सिंह आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और राजेश कुमार आपने लिखा है जय हिंद। जय हिंद दोस्त राजेश। चलिए देखते हैं और आगे आगे और किसी का कमेंट नहीं है। फ्रेंड्स इसी तरह से हम डेली वीडियो देखते हैं और डेली वीडियो में जो डिस्कशन होता है उसको भी आप लोग देखेंगे। और डेली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी जवाब एक बार ज़रूर देंगे और कमेंट करके एक बार जय हिंद ज़रूर कहेंगे। फ्रेंड्स ये क्लास अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपसे जो सवाल डेली पूछा जाता है वो आज भी पूछा जाएगा और आपको कमेंट करके बतलाना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका जवाब ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बतलाना है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। इसको आपको कमेंट करके आपको बतलाना है, आप सभी लोग जो वीडियो देखते हैं, और इसका आंसर ज़रूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।